वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। अब लिविंग द लॉ ऑफ वन में चल रहा है सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी, मतलब कि दूसरों की सेवा का झुकाव जब इंसान जिंदगी में बनाता है और उसका फैसला करता है तो वो आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है और आप उसे और कैसे दृढ़ कर सकते हो, इस बारे में एक पार्ट में कर चुकी हूँ और ये काफी लंबा है, तो मुझे लगता है कि मुझे 3-4 पार्ट करने पड़ेंगे। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्रिएटर बोलती हूँ, कॉन्फेडरेशन बोलती हूँ। आप अगर उसे चाहें अपना नाम दे सकते हैं। अपने सोच के हिसाब से अपने बहुत सारे लोग हैं जो अब भी धर्म से ऊपर उठ नहीं पाए हैं, तो आप इसे ईश्वर बोलो, आप इसे रचेता बोलो, आप इसे निराकार बोलो, आप जो चाहे इसे बोल सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो है और कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट लाइट है, व्हाइट गोल्ड ट्रांसपेरेंट लाइट, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ की लाइट ऐसी है, जस्ट लाइक दिस क्रिस्टल। ये हम लोग इसे आई थिंक द प्लैनेट ऑफ चॉइस में था शायद इस बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कार्ला कहती है कि हम लोग एक दुकान में हैं। मसलन फर्ज करो कि हम एक दुकान में हैं और हमने अपनी कार्ट में बहुत सारे घर का ग्रोसरीज, दाल चावल ब्रेड सब्जी ये वो भर रखी है, और हम देखते हैं कि किसी के हाथ में सिर्फ दो ही चीजें हैं। तो जब हम उनसे कहते हैं कि कोई नहीं, तुम आगे चले जाओ, पहले तुम बिल पे कर लो, क्योंकि आपको तो लगेगी देर। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं पहले लाइन में खड़ी थी, वहां आ गया आपका सर्विस टू सेल्फ। और अगर आपने कहा कोई नहीं, तुम आगे चले जाओ, खुद बिना उनके पूछे उनसे पूछ लिया कि क्या आप आगे जाना चाहोगे, तो चले जाओ तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि फ्री विल लगी है। तो क्या आप आगे जाना चाहोगे? यहां पर आपने अपने सर्विस टू अदर्स या दूसरों की सेवा के चुनाव को और दृढ़ कर लिया। इसमें आपकी करुणा, आपकी सद्भावना झलकती है, और धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लगते हो तो वो आपका स्वभाव बन जाता है। एक और उदाहरण उसने दिया है कि हम खाने के टेबल पे बैठे हैं और एक रोटी रह गई है, और हम उसे फटाफट, इससे पहले कि कोई उठा ले, रोटी उठा के खा लेते हैं या अपनी प्लेट में रख लेते हैं या झूठी कर लेते हैं। उसके बजाय अगर हम वो उठाकर एक बार सभी से पूछ लें कि कोई लेगा, और अगर किसी को चाहिए, दो लोगों को चाहिए, तो आधी आधी करके दे देना। या सामने वाला कहता है हाँ ठीक है चल, आधी तू ले ले आधी मैं, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने वो उठा के पहले बाकी सबसे पूछा। यहां फिर आपने अपनी करुणा और अपनी सद्भावना का उदाहरण दिया और अपनी दूसरों की सेवा वाले चुनाव को और दृढ़ किया। आगे आ, वो कहती है कि दूसरों की सेवा करना थोड़ा मुश्किल नहीं बोलूंगी, ट्रिकी। ट्रिकी को क्या कहते हैं हिंदी में? ओके, ट्रिकी को हिंदी में मुश्किल कहते हैं, लेकिन मैं इसे मुश्किल नहीं कहूंगी। एक्चुअली ट्रिकी का जो मतलब है, उसके लिए हिंदी में शायद शब्द नहीं है। तो यूं कहें कि थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ये काम थोड़ा टेढ़ा है, कभी कभी हो सकता है। मसलन जैसे वो रोटी की बात ले लो कि आपको तो बड़ी जोर से भूख लगी है, लेकिन रोटी एक ही रह गई, आप देर से आए, बाकी सब खा चुके थे या खा रहे थे। ऐसे में लोगों को पूछना कि किसी को चाहिए, और अगर किसी ने उठा ली बेटे तो आप तो गए, भूखे रह गए आज। दूसरा, आ, ये अभी अभी जैसे उसने बताया कि ट्रैफिक में कोई आप हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और किसी को आपने जाने दिया, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऐसा ही है या ऐसा ही होना चाहिए। अ, एक
समझो आप खड़े हो क्रॉसिंग पे और कोई गाड़ी जाना चाहती है, लेकिन पीछे बहुत ट्रैफिक है। अब ऐसे में वो सारे लोग आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, अब वो गया और समझो पीछे से कोई आया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे समय पर आप उसे जाने नहीं दे सकते, आपको वहां उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि उस एक को जाने देने में एक तो उसकी जान को खतरा है, दूसरा पीछे जो 100-500 लोग जो वेट कर रहे हैं उनको तकलीफ होगी, उनको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर सिग्नल रेड है या उसी वक्त हुआ है तो आपको उसे कहना, एम्बुलेंस है समझो, फिर तो आपको जाने देना चाहिए। पुलिस की गाड़ी है तो वो तो आपको पूछेगी नहीं, वो तो ऐसे ही निकल जाएगी उल्टा आपको रोक के। अगर किसी की मैयत जा रही है तो आप उसको थोड़ी ना रोकोगे। अब तो जा रही है तो जा रही है, वो तो बेचारे पहले ही दुखी हैं। तो हर चीज, किसी भी सिचुएशन में आप हो, वो इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि नहीं ऐसे समय पे ये करना चाहिए और ऐसे समय पे ये करना चाहिए। वहां पे जैसा कि इससे पहले उसने समझाया था पहले वाले सेशन में कि आपको बर्ड्स आई व्यू देखना है, पूरा सिचुएशन का नाप तोल करना है प्रॉपर तरीके से, कि एक को हेल्प करने के चक्कर में आप 10 को दुखी तो नहीं कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका रोजमर्रा की जिंदगी में आप ही को ध्यान रखना है, क्योंकि सेवा आप कर रहे हो और ये चुनाव भी आपने किया है। इसलिए ये थोड़ा, इसलिए मैंने कहा कि ये मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में ट्रिकी को मुश्किल कहते होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेशन में। ये मुश्किल नहीं है, ये टेढ़ा है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत सारे शेड्स आते हैं ग्रे के। वो ब्लैक जो है वो थोड़ा डार्क ग्रे और थोड़ा लाइट 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 होते होते व्हाइट होगा। उसके अंदर कम से कम 10 शेड आ सकते हैं ग्रे और व्हाइट के बीच में, मतलब आई थिंक सो, आई डोंट नो। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी में सब लोग कहते हैं ना कि नहीं ये ऐसे होता है और वो वैसे होता है, ऐसा नहीं होता है। हालात देखने पड़ते हैं, सामने लोग देखना पड़ता है, जो मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि वक्त, काल और समय, जगह, इन सब चीजों को, और सामने वाला इंसान, इन सब चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। जैसे एक कहानी है, सॉरी आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिफोर गोइंग अहेड। एक कहानी है कि गांधी जी से पूछा गया कि आप कभी झूठ बोलते हो? Honestly speaking, I don't believe in that man. He was a Freemasonic or a slave of the Britishers, is what I have read, heard, and this is what I think. So जो भी वो था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब उनसे पूछा गया कि आप झूठ बोलते हो, कहते नहीं मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन अगर एक इंसान आएगा जो खूनी है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, और अगर मुझे लगता है कि इसका धंधा ही है खून करना, चोरी करना, तो फिर तो मैं पकड़ा दूंगा। वो छुपा मेरे पीछे तो पुलिस को बोलूंगा ये छुपा है, ले लो। लेकिन अगर किसी इंसान से गलती से या सेल्फ डिफेंस में या किसी और को बचाने में, किसी लड़की की इज्जत बचाने में या किसी ऐसे वजह से कुछ ऐसा हो गया है और वो भाग रहा है और मेरे पास छुपने के लिए आएगा, तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा कि वो मेरे पास छुपा है, वहां मैं झूठ बोल दूंगा, क्योंकि नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। सो ये उदाहरण मुझे याद आया इस बात को लेकर। एक और अब ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ला कह रही है, ओके, क्योंकि मैं हमेशा सास का उदाहरण देती हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने एक टेढ़ा मेढ़ा सिचुएशन बताया है जो सास से रिलेटेड है। तो वो कहती है कि अगर आपकी सास ने कहा कि मैंने ये टोपी पहनी है, कैसी लग रही है? अब वो लग तो बड़ी बुरी रही है तो अम, आप उसको कुछ भी बोलो, अगर उसने पहननी है तो उसने पहननी है, और तेरी लाइट ही चली गई, पहननी है तो उसने पहननी है। तो अम,
अगर वो कह रही है कि ये टोपी मुझ पे अच्छी लग रही है, लेकिन एक्चुअली वो अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसे समय पे अगर आपने कह दिया कि नहीं अच्छी नहीं लग रही, तो आई डोंट थिंक मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत है, आपको पता है। तो ऐसे समय पे आप झूठ भी नहीं बोलना चाहते, आप ये भी नहीं कहना चाहते कि नहीं हाँ अच्छी लग रही है, क्योंकि अगर गई और उसकी फ्रेंड्स ने उसको बोल दिया ये क्या पहन के आई है, तो बंदरिया लग रही है, तो बोलेगी मेरी बहू ने कहा था अच्छी लग रही है, फिर घर आके लड़ेगी तूने तो कहा था अच्छी लग रही है। और अगर आपने कह दिया बुरा लग रहा है, तो वो पहन के जाएगी, और फिर या नहीं भी पहन के जाएगी लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे समय पे क्या बोलना चाहिए? हाँ टोपी तो बड़ी सुंदर है। तो ना तो आपने ये कहा कि तू अच्छी लग रही है, ना तो आपने ये कहा कि तू बुरी लग रही। तो आपने ना झूठ बोला ना सच बोला, आपने बीच का रास्ता अपनाया। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, ये भी दूसरों की सेवा ही होती है, क्योंकि उसने आपसे पूछा है। अब अ, अगर आप उसे सच बता देते तो वो मानती ना मानती, लेकिन अगर उसके पास, अब ये लोग तो हैट्स पहनते हैं, हम लोग आजकल कोई नहीं पहनता, या उन हॉलीवुड एंड वो क्या है वो प्रेसिडेंशियल एंड किंग क्वीन वगैरह, वो लोग तो आज भी पहनते हैं, लेकिन नॉर्मल पब्लिक नहीं पहनती। और सॉरी इंडियंस तो बिल्कुल ही नहीं पहनते। तो मसलन चलो हैट छोड़ो, साड़ी समझ लो, उसने एक साड़ी पहनी, उसको अच्छी नहीं लग रही, साड़ी तो बड़ी सुंदर है। वैसे ये कह सकते हो, अब या तो आप बोल दो कि मम्मा वो साड़ी ज्यादा अच्छी जचती है आप पे, वो पहन के देखो ना एक बार जरा, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। और अगर आप उसे कह देते हो कि हाँ अच्छी तो लग रही है, पर मुझे ना आपके ऊपर वो साड़ी बड़ी जचती है, उसमें तो आपका चेहरा जो खिल के आता है, और उसके साथ आपका वो जो मैचिंग सेट है ना, इसके साथ आपके पास सेट नहीं है ना मैचिंग, नहीं वो मुझे ज्यादा पसंद है, बाकी अच्छी ये भी लग रही है आप देख लो। ऐसे हो सकता है कि उसे बाहर बंदरिया बन के निकलने से आप रोक लो, और इस तरह से उल्टा उसकी सेवा ही कर दो। ये अच्छा एग्जाम्पल था। एक बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। खैर, अब दूसरा एक उदाहरण कह लो, या कार्ला कहती है कि दूसरों की सेवा करने के जो पल होते हैं, मौके होते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा टेढ़ा वो है, वो कहती खास करके मेरे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता था कि ये तब होता था जब कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आते थे और मेरे साथ अपनी मुश्किलें बांटते थे, कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पति की, सास की, ननद की, ये सारी बातें वो मेरे साथ अपना दिल हल्का कर रहे हैं। दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और वो कहती है कार्ला कि मेरा जो झुकाव है वो आमतौर पे कुछ मेरे से कुछ ज्यादा ही मिलता है। वो कहती है आई एम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। मैं जब किसी की मुश्किल सुनती हूँ ना, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं इसकी कैसे मदद करूं, और इसे क्या सलाह दूं जिससे इसकी मुश्किल हल हो। अब मेरी जो आदत है, टेंडेंसी है, वो कुछ ऐसी है कि मैं तुरंत उसकी मुश्किल को ठीक करने के पीछे लग जाती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो हम नहीं समझते, मेरे और कार्ला जैसे लोग नहीं समझते, बाद में तो समझ गई होगी, मैं अब तक नहीं समझी, कि कई बार हम लोग सिर्फ इतना चाह वो लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपना दिल हल्का कर दें, और आप बस सुन लो, करो कुछ नहीं, उस बारे में सलाह नहीं चाहिए। ये है, थोड़ी मम्मी की भी मेरी आदत ऐसी ही है, तुरंत सबकी मदद करने निकल जाती है। अरे कभी कभी एक इंसान सिर्फ अपना दिल हल्का कर रहा है, तो ये मैं अब रियलाइज कर रही हूँ कि हाँ ये जेनेटिक है। सो आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। सो
कभी कभी सल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं होता, और खास करके जहां फ्री विल का सवाल आता है। लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि दुनिया फ्री विल को नहीं समझती, क्योंकि दुनिया के दिमाग से उसको निकाल दिया गया, उन्हें ये सिखाया नहीं गया। लेकिन दरअसल फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक वो आपसे मदद मांगते नहीं या सल्यूशन मांगते नहीं, आपको उन्हें सल्यूशन नहीं देना चाहिए या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनके दुख को समझो, सुनो, और जब तक वो सलाह ना मांगे तब तक चुप करके सुन लो, बैठे रहो बस। लेकिन इसके अंदर एक बात और है, मैं ये 2 लाइनें पढ़ लूं फिर आपको बताती हूँ। अगर आपसे उन्होंने सलाह मांगी कि अच्छा तुझे क्या लगता है, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, अगर वो ऐसा मांगते हैं तो आप उनकी सेवा की तरफ ध्यान करते हुए उन्हें बता सकते हो कि पता नहीं तुझे क्या लगता है, तुझे इस बारे में क्या लगता है, तुझे इस बारे में क्या लगता है, अच्छा तुझे ये ठीक लगता है, ठीक है तो फिर तू ये कर ले। वैसे मेरे हिसाब से ये करने में ये नुकसान हो सकता है, ये करने में ये नुकसान हो सकता है, ये करने में ये फायदा है, ये करने में ये फायदा है, तो अब इसको तू तोल मोल ले कि तुझे इन दोनों में से क्या सही लगता है। आप ऐसा कर सकते हो, एक्चुअली पा ऐसा करते हैं। पा कहते हैं कि कभी अपनी अपना ज्यादा दिमाग ना दूसरों पे लादो मत, उन्हें बताओ मत, क्योंकि उन्होंने पूछा भी है ना, तो आप अपनी सोच उनको बता के उनकी फ्री विल का उल्लंघन कर रहे हो। इसके बजाय उन्हीं से पूछो, उन्हीं के मुंह से कहलवाओ कि उनको क्या लगता है, और वो जब आपको 1 2 3 चॉइस बताएंगे तो उनको पूछो अच्छा तो तुझे क्या लगता है इन तीनों में से तुझे क्या करना चाहिए, तो वो बोलेगा अरे मुझे लगता है वैसे ये करना चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे भी यही लगता है, कर कर, तेरे को जो ठीक लगता है वो तू कर। क्यों? फ्री विल। तो अ, जब वो आप उनको बताते हो कि हाँ तुम्हारी मुश्किल ऐसी है, और तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूं कि तुम्हें ये ऐसे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ये बताते वक्त भी आपको बहुत ही प्यार से, करुणा से, सद्भावना से अपना सजेशन शेयर करना है, क्योंकि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। नंबर 2, आप किसी को जज नहीं कर सकते। नंबर 3, चाहे वो अपने पति या सास या ननंद या भाभी या देवरानी किसी से भी दुखी हो, या किसी फ्रेंड से दुखी हो, उसका उनके साथ रिश्ता जैसा भी हो वो उसकी प्रॉब्लम है। आप उस इंसान, वो आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, या है भी, तो आप सोल लेवल पे उसके साथ अपना रिश्ता खराब ना करें उसके खिलाफ कुछ बोल के। ये यहां पे नहीं लिखा, लेकिन पा की बातें सुन के अब तक इतना भी तो समझ में आ ही गया। तो व्हेन यू से के फाइंडिंग द मोस्ट कंपैशनेट वे टू शेयर इंफॉर्मेशन और योर सजेशन, मतलब कि आपको हर पल हर शब्द में प्रेम का ध्यान रखना है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी की सेवा करने के चक्कर में अपना अपनी ग्रेड मत बिगाड़ लेना। सही। और इसमें मैं एक बात बोलने वाली थी, क्या बोलने वाली थी मैं भूल ही गई। हाँ हाँ, मैं ये बोलने वाली थी कि कई बार कुछ लोगों को सिर्फ एक कांधा चाहिए सर रख के रोने के लिए, सुनने के लिए। एक दो तरह के लोग होते हैं, एक नहीं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ उनको कांधा चाहिए, वो आएंगे रोएंगे चले जाएंगे। 2, ये चले तो जाएंगे, लेकिन आ, जो दूसरी तरह के आते हैं होते हैं ना, वो आते हैं, रोते हैं, बिलकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने वो
एब्जॉर्ब नहीं करना है कि उसके दुख में आप इतने दुखी हो जाओ कि आपकी आपकी एनर्जी लो हो जाए, या उसके दुख को उसके साथ ही भेज दो। तूने दुख निकाल दिया, वो दुख गया क्रिएटर के पास, और तू जा अपने घर। और आप, स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, उसको पानी में डालो तो पानी खींच लेगा, कीचड़ में डालो कीचड़ खींच लेगा, जूस में डालो जूस खींच लेगा, दूध में डालो दूध खींच लेगा। लेकिन आपको स्पॉन्ज नहीं बनना है, आपको, मैं ये नहीं कह रही हूं पत्थर बनना है, लेकिन आपको उसकी ऊर्जा अपने ऊपर हावी मत होने देना। पता चला वो तो अपना दुखड़ा रो के चली गई और उन्हीं लोगों के साथ जाके हंस खेल के बात कर रही है, और आप रात तक बैठ के रोते रहे, हाय बेचारी के साथ ऐसे हो गया, हाँ उसके साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ये हो रहा था। और फिर आपका वो गुस्सा, वो दुख, वो चिड़चिड़ापन आपने अपने घर वालों पे निकाल दिया। ऐसे लोगों को बोलते हैं स्पॉन्ज। आमतौर पे 8 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज। ये गलती मत करना। और जब कोई ऐसा आता है और आपके सामने दुखड़ा रोता है, या किसी की बुराइयां करता है, या अपने दिल को हल्का करता है ना, ऐसे लोगों के जाने के बाद अपने घर में एक अगरबत्ती जला के थोड़ा धुआं कर दो, और अपनी नजर भी उतार लो या नमक से वो कर लो, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जब कोई बुराई करता है, जब कोई कंप्लेन करता है, रोता है, तो कभी महसूस किया है कि हवा भारी हो जाती है, थिक हो जाती है। उसको डिसिपेट करना है, उसको डिसॉल्व करना है, उसको छान देना है, मतलब उसको अलग कर देना है, एक एक कण कण उस भारीपन को हल्का करना है। तो ऐसे में अगर आप दिया अगरबत्ती जला के ऐसे घर में कर दोगे, जिस कमरे में आप लोग थे, या वो बेल जो मैं बजाती हूँ मेडिटेशन के दौरान, उसको जरा बजा दोगे, तो वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। और खुद जरा 5 मिनट मेडिटेशन में करके डीप ब्रीदिंग करना, ताकि वो जो एनर्जी अगर आपने गलती से भी जरा सी भी एब्जॉर्ब किया ना, उसे उसी को वापस दे दो, या यूनिवर्स को, लाइट को दे दो, बेस्ट लाइट को दे दो। ओके, तो 22 मिनट्स आई थिंक ये बहुत है इसके। अच्छा, एक पैराग्राफ और कर लेती हूँ। उसके बाद वो कहती है, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ टेकिंग ईदर, कोई भी चुनाव करो आप इस धरती पर, आप सर्विस टू अदर्स का रास्ता चुनो या अपनी सेवा का रास्ता चुनो, मेन इंपॉर्टेंस होता है आपका पहला चुनाव। और पहला चुनाव जब आप करते हो, तो इसके मतलब को, इसकी गहराई को पूरी तरह से समझ कर करना चाहिए। और वही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अपने पूरी जान लगा देनी है अपने उस पहले चुनाव में, चाहे वो दूसरों की सेवा का रास्ता है या अपनी सेवा का रास्ता है। दिलो जान से आपने उसके ऊपर अपना पूरा जोर लगा देना है, उस हिसाब से अपनी जिंदगी को, अपने स्वभाव को, अपने बर्ताव को बदलने की कोशिश भी करनी है। कभी कभी अनकॉन्शियसली हो जाता है, बट कॉन्शियसली फिर आप उसे करेक्ट करते हो। हर एक से होता है, मेरे से भी होता है, सभी से होता है, हम सब इंसान हैं। गलतियों के पुतले हमने खुद को बना दिया है, पहले नहीं थे, बन गए हैं वक्त के साथ, इतने हजारों सालों में, हजारों जन्मों के बाद हम बन गए हैं, क्योंकि वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगी हुई है। तो इस समय पर वो जो आप चुनाव करते हो ना, उसकी गहराई को पूरी तरह से समझ के, उसको एक तरह से कहते हैं नींव डालना। घर की नींव अगर मजबूत होगी, तो कितने भी भूचाल आ जाएं, घर को हिला नहीं सकते, उसका एक पत्थर नहीं हिला सकते। तो ये है आपके आध्यात्मिक घर की नींव। और इसके अंदर जो आप ईंटें लगाते हो, सीमेंट डालते हो या मिट्टी डालते हो, और उसकी दीवारें बनाना शुरू करते हो, वो है आपके रोजमर्रा की जिंदगी के हर पल में आपके चुनाव। तो
आपने नींव बना ली, लेकिन अगर ऊपर खड़बड़ हुई तो भी मुश्किल है। और अगर नींव आपने बना ली तो धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस घर को मजबूती से हर रोज हर पल में बनाओगे, तो क्या घर बनेगा वो इतना सुंदर। क्योंकि उसकी ईंट ईंट में, उसके सीमेंट में, मिट्टी में, कण कण में, उसके हर दीवार में, हर कोने में सिर्फ प्रेम होगा, निश्शर्तीय पवित्र प्रेम। क्या सुंदर थॉट है, मतलब इतनी सुंदरता से कार्ला ने इसको समझाया है, सो ब्यूटीफुल। और जब आपने अपनी इस नींव को चुन लिया है, ये जब घर आप रोजमर्रा की जिंदगी में बनाते रहते हो, बनाते रहते हो, या पूरी जिंदगी बनाते हो, और यही है आपकी जिंदगी का वो खेल जिसे आपने अभी शुरू किया है। आपने चुनाव जिस दिन किया, उस दिन आपकी बाकी जितनी जिंदगी रह गई, आपने ये खेल उस हिसाब से खेलना है। उस मल्टी डायमेंशनल चौसर के ऊपर आपने अपने खेल की शुरुआत की है। और आप जिस जैसे दिन ब दिन इसकी दीवारें, इसकी छत, इसका जो भी, इसका कमरा, बाथरूम, किचन जो भी बनाते हो, वो आप रोजमर्रा की जिंदगी से बनाना जो शुरू करते हो, जिंदगी भर इस जन्म में चलेगा। और हम तो जानते हैं, पता नहीं दुनिया जानती है कि नहीं, कि ये जन्म, जहां तक मैं समझती हूँ, तीसरी घनत्वता के लोगों का इस प्लेनेट पर आखिरी है। और बाकी इस प्लेनेट पर जो लौट कर आएंगे वो हैं चौथी घनत्वता वाले या पांचवी। थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि रा ने फोर्थ डायमेंशन कहा था। फोर्थ डायमेंशन शुरू हुए काफी समय हो गया, 30-40 साल हो गए। अचानक बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि धरती अब पांचवी घनत्वता में जा रही है। पास से बात हुई तो मैं इस बारे में पूछूंगी, क्योंकि पांचवी घनत्वता, चौथी घनत्वता प्रेम की है, और पांचवी घनत्वता है उस प्रेम को समझने की और अनंत बुद्धिमानता को समझने की, सीखने की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चौथी, पांचवी, तीसरी तीनों एक साथ चल रही हैं इस समय पर धरती पे। बाकी पा बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इसे यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं कुछ और चीजें करने में बिजी थी। थोड़ी देर में मैं एक मेडिटेशन जो मैंने दोपहर को दूसरे चैनल पे अपलोड किया था, यहाँ पर लाइव करूंगी। आई विल सी यू देयर, अदरवाइज आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय।